हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी लोगों का स्वागत है। हम नेचर में हैं और नेचर ही क्या होती है, फिजिक्स होती है। क्योंकि जब तक हम किसी की प्रकृति को नहीं जानेंगे तो उसके भौतिक गुणों के बारे में हम अध्ययन नहीं कर सकते। हम इसके साथ अपना चैप्टर नंबर 3 कर रहे हैं, सरल रेखा में गति। कुछ टॉपिक्स हमने करे हैं, अब हम उसके साथ में कुछ थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। किस तरह से करेंगे, बहुत आसानी से आप उसको कर सकते हैं। बस आप मेरा साथ निभाते रहिए और मेरे पे विश्वास रखते रहिए। कहीं इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। लोग आपका बेवकूफ बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। केवल मेरे को फोकस करिए और मेरे साथ बने रहिए। चलिए चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सरल रेखा की गति की समीकरण, लेकिन गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत है, गुरुत्वाधीन है। लेकिन कैसे करेंगे, तो लेके चलने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए चलते हैं। गुरुत्वाधीन गति की समीकरण। ठीक है, जिस तरीके से आप खाने को एंजॉय करते हैं, खेलने को एंजॉय करते हैं, सोने को एंजॉय करते हैं, इसी तरीके से हर सब्जेक्ट की स्टडी को एंजॉय करिए। गाने को एंजॉय करते हैं, नाचने लगते हैं, लेकिन ये नाच नहीं सकता, नचा सकता है। हमें इसके इशारों पे नहीं नाचना है। हमें क्या करना है, हमें तो अपने इशारों पे इसे नचाना है, जिससे, और ये कब संभव हो सकता है, जब हम इसको अपनी स्टडी को टाइम दे, अपने काम को टाइम दे, काम को टाइम पे पूरा करें, तो हम ये फिजिक्स तुम्हारे सामने नाचेगी। जैसे मदारी होता है, मदारी बंदर को नचाता है। अगर बंदर मदारी को नचाना शुरू कर दे तो फिजिक्स आपको नचाना शुरू कर देगी। लेकिन बंदर के मदारी का कंट्रोल इतना ज्यादा होता है कि वो बंदर को नचाता है, बंदर नहीं नचाता। इसी तरीके से आप मदारी बनिए, फिजिक्स को बंदर बनाइए, जिससे कि आप उसे नचा सकें। बहुत आसानी से हो जाएगा, बस मेरे साथ निभाते रहिए। अब अगर गति ऊपर की ओर है, यदि गति ऊपर की ओर है तो ए बराबर होगा माइनस। ध्यान रखिए, गति ऊपर की ओर है तो ए बराबर माइनस ही होगा। गति नीचे की ओर है, नीचे की ओर, तो ए बराबर होगा प्लस जी। तो समीकरण में क्या चेंज आएगा, v बराबर u प्लस माइनस जी टी। प्लस माइनस का इस्तेमाल क्यों किया, अगर गति ऊपर की ओर है तो माइनस आ जाएगा, गति नीचे की ओर है तो प्लस आ जाएगा। इसी तरीके से s इज इक्वल टू एस नहीं लेते, यहां h को लेते हैं। h यहां होती है ऊंचाई, ut प्लस माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और लास्ट इक्वेशन है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस माइनस 2 जी एस। ऊपर किसी उच्चतम बिंदु पर पहुंचने पर v बराबर हमेशा 0 होता है। अंतिम वेग जब हम नीचे से फेंकेंगे तो ऊपर का जो अंतिम वेग है वो 0 होगा। उच्चतम बिंदु की हमने बात करी है। यदि वस्तु ऊपर किसी बिंदु से विराम से छोड़ी जाती है तो u बराबर 0। ऊपर किसी बिंदु से विराम से छोड़ी जाती है तो u का मान 0 के बराबर होगा। इस प्रकार से हमने इस टॉपिक को कंप्लीट किया। बहुत मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा मेरे साथ एंजॉय करते रहिए। डांस करना है, लेकिन फिजिक्स को डांस करा करके वो आप संभव जब हो सकते हैं जब आप मदारी बने और फिजिक्स को बंदर बनाएं। और ये सबके लिए संभव हो सकता है, ये कोई असंभव बात नहीं है। किसी भी काम को करना असंभव बात नहीं है। मन में आता है, गाने को एंजॉय करते हैं, चले जाते हैं बाथरूम में, कोई गाना दिमाग में आ गया,
उलाला उलाला उलाला, एंजॉय कर रहे हैं, नहाते हुए एंजॉय कर रहे हैं, गाते हुए एंजॉय कर रहे हैं, खाते हुए एंजॉय कर रहे हैं। आहा, क्या मम्मी ने सब्जी बनाई है, कितनी बढ़िया बनी है। जब एंजॉयमेंट हो गया, आप घूमने गए, देखिए कितनी बढ़िया लोकेशन है, कितनी अच्छी, मैं फोटो खींचता हूं, सेल्फी खींचता हूं, कितनी बढ़िया लोकेशन है, एंजॉय कर रहे हैं। सोने बैठे, गद्दा मुलायम है, गुदगुदा है, लेटे, मजा आ गया भाई, जिंदगी में मजा आ गया। तो जब उन चीजों में जिंदगी का मजा आ सकता है, तो यहां किसको क्या आफत आ जाती है? कुछ नहीं है, सोच को बदलो, थोड़ा सोच को बदलो, आपके हाथ में सब कुछ होगा, दुनिया आपकी मुट्ठी में होगी, फिजिक्स बंदर बन जाएगी, आप मदारी बन जाओगे, फिजिक्स नाचने लगेगी, आप कामयाब होकर बाहर निकल जाओगे। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं हम आगे। आपेक्षिक वेग, आपेक्षिक, इसको इंग्लिश में कहते हैं रिलेटिव वेलोसिटी की हम बात करते हैं। रिलेटिव वेलोसिटी यानी आपेक्षिक वेग, तुलना एक वेग की, एक वस्तु के वेग की दूसरे वस्तु के वेग से तुलना करनी है। अब सपोज फॉर एग्जांपल देखिए कि अगर आप किसी बस में बैठे हैं, आप किसी दिशा में जा रहे हो, लेकिन सामने से एक बस आती है और आपकी ओर आपके बस को क्रॉस करती है, तो आपको क्या महसूस होता है? भाई ये बहुत तेज जा रही है, आपकी बस भी तो चल रही है, दूसरी बस सामने से आ रही है। तो जब दोनों बसें एक दूसरे को क्रॉस करती हैं तो क्या होगा? तो उन दोनों के वेगों का योग हो जाता है, वेग जुड़ जाते हैं, तो हमें एक बस के यात्री को दूसरे बस का वेग अधिक महसूस होगा। तो हम किसका सापेक्ष निकाल रहे हैं? सामने आने वाली बस का निकाल रहे हैं वेग, किसकी तुलना में? अपनी तुलना में निकाल रहे हैं। और सपोज करो कि आप जा रहे हैं और पीछे से बस आ रही है, आप भी तेज जा रहे हैं, पीछे से बस भी तेज जा रही है। आपको क्रॉस करने के लिए उसको अपनी स्पीड को बढ़ाना होगा, यानी उसको त्वरित होना होगा कि वो पास से गुजरेगी। तो एक बस का पैसेंजर दूसरे बस के पैसेंजर को पहचान सकता है। क्यों पहचान सकता है? क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही है, इसलिए उनका अंतर लिया जाता है। तो परिभाषा क्या होनी चाहिए? परिभाषा होनी चाहिए किसी एक वस्तु का दूसरी वस्तु के सापेक्ष वेग पहली वस्तु के वेग व दूसरी वस्तु के वेग के अंतर के बराबर होता है। परिभाषा मैंने बता दी, नोट कर सकते हैं। देखिए, ए का बी के सापेक्ष वेग, तो लिखते हैं वी ए बी, वेक्टर लगाते हैं और क्या होगा? वी ए माइनस वी बी। ए का निकाल रहे हैं बी के सापेक्ष, यानी सामने वाली बस का निकाल रहे हैं अपने सापेक्ष। तो सामने वाली बस के वेग में से अपने वाली बस का वेग घटा देना है। अभी और बताऊंगा, देखिए, बी का ए के सापेक्ष वेग की हम बात करते हैं, लिखिए वी बी ए इज इक्वल टू वी बी माइनस। तो भाई दोनों में अंतर क्या हुआ? दोनों में तो बात एक ही है, हमें वी ए की वैल्यू 5 दे रखी है, वी बी की वैल्यू 6 दे रखी है। अब क्या होगा? हमें तो मास्टर जी ने कहा है, गुरु जी ने कहा है, सर ने कहा है, अंतर कर देना, माइनस कर देना, डिफरेंस ले लेना, और हमने क्या किया? 5 में से 6 कर दिया, तो 1 बच गया माइनस का। गलत किया आपने। ये तो वेक्टर का नोटेशन है, वेक्टर है, वेक्टर का जोड़ना घटाना, उनके बीच में कोण, उनके बीच की दिशा, किस डायरेक्शन में आ रहे हैं, समांतर चल रही है, विपरीत चल रही है, एक ही दिशा में है, विपरीत में है,
किसी कोण पर गति हो रही है, इस बात पर डिपेंड करती है, ना कि केवल अंधे होकर ये देखने पर कि पीछे माइनस रखा तो हमें सीधी वैल्यूज रखनी है। जब हमारा अगले चैप्टर आएगा समतल में गति, तो हम बात करेंगे एंगल वाले के लिए। फिलहाल हम बात करते हैं इसकी, कहते हैं कि यदि ए व बी समान दिशा में गतिमान हो, तो समान दिशा में गतिमान हो तो वी ए बी होगा वी ए माइनस वी बी, और वी बी ए होगा वी बी माइनस वी ए बी। इसको थोड़ा सा ध्यान रखें। और इसके बाद अगर हम कहते हैं यदि ए व बी विपरीत दिशा में गतिमान है तो वी ए बी होगा वी ए प्लस वी बी, और वी बी ए होगा वी बी प्लस वी। ये चीज इंपॉर्टेंट है कि भाई अगर समान दिशा में गति है तो अंतर निकाला जाता है, यानी वैल्यूज को घटाया जाता है, और अगर विपरीत दिशा में गति है तो उनके अंतर को जोड़ा जाता है। तो ऐसी अवस्था में दोनों की वैल्यू सेम आएंगी, लेकिन इसके अंदर सेम आएंगी, लेकिन दोनों के चिन्हों में फर्क होगा, क्योंकि यहाँ बी ए में से बी घटाया है, यहाँ बी बी में से बी ए घटाया है। नोटेशन यहाँ वेक्टर करने लगाया, क्योंकि अब हमने डायरेक्शन को डिफाइन कर दिया है, समान दिशा कह दिया है, इसके अंदर विपरीत दिशा कह दिया है, इसलिए हम अलग अलग हम बात करेंगे। इसलिए आप इस बारे में जब हमारे क्वेश्चंस आएंगे किस तरीके से आएंगे वो हम इसमें जिक्र करेंगे क्वेश्चंस के बारे में। अभी फिलहाल हम इन टॉपिक्स को करते हैं, क्योंकि जो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, पहले हमने उसको निपटाए हैं। अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे, इंक्लूडिंग एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन बहुत ज्यादा, मतलब सारे क्वेश्चन में कुछ ही क्वेश्चन बहुत इजी हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन बहुत टिपिकल हैं। जो ज्यादा टिपिकल हैं, स्टैंडर्ड अभी नया आया है, इसलिए हम बहुत ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन के ऊपर नहीं चलेंगे। बस आप थोड़ा सा मेरे पास विश्वास रखिए, एंजॉय करते रहिए, इधर उधर की बातों मत लगिए। कौन क्या कह रहा है, कुछ नहीं कह रहा, गुरुजी कह रहे हैं कि होगी तो मतलब होगी, तो हम करेंगे तो करेंगे, हमें करना है तो करना है। ये बात डिसाइड कर लें, दिमाग में बना लें कि फिजिक्स इज नॉट टू टिपिकल, इट इज सो इजी, वी कैन हैंडल। हम आसानी से उसको हैंडल कर सकते हैं। जब बच्चे को एक उसके पिताजी साइकिल देते हैं, तो वो जब पकड़ता है तो उससे बिना चलाए गए ही उसका बैलेंस नहीं बनता, वो बार बार गिरता है, आगे की तरफ गिरता है, पीछे की तरफ गिरता है, गिर देता है। लेकिन धीरे धीरे जब पिताजी कहते हैं चल बेटा बैठ और मैं तुझे चल साइकिल चलाना सिखाता हूं, तो धीरे धीरे करके क्या होता है कि पहले वो चलना सीखता है, फिर पीछे मुड़ मुड़ के देखता है। पिताजी कहते हैं बेटा पीछे मत देख, आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है, पीछे मुड़ के मत देख। तो जब पीछे मुड़ के देखता है तो डिसबैलेंस हो जाता है, गिर जाता है। लेकिन जैसे उसके पिताजी उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं, कुछ समझाते हैं, तो क्या होता है, बच्चे ने फोकस किया आगे, हैंडल पे फोकस किया, बैलेंस पे फोकस किया, धीरे धीरे करके उसने चलना सीख लिया। तो जब ये तो ह्यूमन नेचर है, जिस चीज को हम करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, निश्चित रूप से कर सकते हैं। तो ये कैपेसिटी आपके अंदर भी है, आप लोग करिए उसे। चलिए अब हम न्यूमेरिकल्स की बात हम करते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, इसके बारे में हम जिक्र करते हैं। अब हम आते हैं कुछ अच्छे एग्जाम्पल्स पर। एग्जाम्पल वैसे सारे ही अच्छे होते हैं, लेकिन हम जो चलेंगे तो हमें तो बहुत अच्छी तरह करना है, कामयाब होना है, इसलिए चलिए न्यूमेरिकल्स पे चलते हैं। तो पहले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, एग्जाम्पल है, मैं आपको लिखाता चल रहा हूं, एनसीईआरटी भी उसमें शामिल हो जाएगी, क्योंकि सारे नहीं कराए एनसीईआरटी के, तो आप क्वेश्चन नोट करते रहिए। मैं बोल रहा हूं क्वेश्चन, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन लिखा जाता है। देखिए, एक कण 2 मीटर व्यास के एक अर्धवृत्तीय पथ पर एक छोर से यात्रा आरंभ करके दूसरे छोर पर पहुंच जाता है।
कण द्वारा चली गई दूरी और विस्थापन ज्ञात करना है। क्या कहता है, एक कण 2 मीटर व्यास के अर्धवृत्तीय पथ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की हम बात करते हैं। ये हमारा पूरा का पूरा वृत्त है और ये केंद्र हो गया। यहां से हमने एक रेखा निकाल दी, इसको हम कहते हैं जीवा, कोण कहते हैं। जीवा जो केंद्र से होकर जाती है वो सबसे बड़ी जीवा होती है, उसको हम व्यास कहते हैं। तो यहां से चला, ए से चला बी की तरफ, चाहे इस डायरेक्शन में मान लो या इस डायरेक्शन में मान लो, तो यहां से चलता है। ये हमारा हो गया प्रारंभिक और ये हमारा हो गया अंतिम, यानी ए से चल करके बी पे चलेंगे। ए को प्रारंभिक बिंदु कहा है, नोट कर सकते हैं, और बी को अंतिम बिंदु का है। व्यास दे रखा है, व्यास यानी यहां से लेके यहां तक की जो दूरी है ये त्रिज्या होती है, और त्रिज्या का दुगुना व्यास होता है। व्यास हो गया 2r बराबर 2 मीटर, त्रिज्या हो गई 1 मीटर। हमें क्या निकालना है, कण द्वारा चली गई दूरी और विस्थापन निकालना है। कण द्वारा चली गई दूरी कैसे निकालेंगे, पहले पॉइंट में दूरी निकालनी है। दूरी कैसे निकाल सकते हैं, देखिए दूरी हम जो वस्तु चल रही है वो वृत्ताकार पथ की परिधि पर है। अब आप ये बताइए कि वृत्त की लंबाई कितनी होती है। आप ये सोचेंगे भाई कि लंबाई तो होती नहीं वृत्त की। मैं कहता हूं वृत्त की लंबाई होती है। क्या होती है मालूम होना चाहिए, हाई स्कूल करके यहाँ है, सारे मेंटेनेंस के फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का परिधि क्या होती है, तो ध्यान रखिए वृत्त की लंबाई बराबर वृत्त की परिधि, दिस इज 2 पाई आर। जब हमने बात करी अर्धवृत्त की, अर्धवृत्त की लंबाई बराबर होगी 2 पाई आर बटे 2, 2 पाई आर बटे 2, क्योंकि हमें कहां से जाना है, ए से लेकर के बी तक ही जाना है, ए से बी तक ही मूव करना है। 2 से 2 कट गया, क्या बचा, पाई आर बचा। 3.14 गुणा 1, 3.14 मीटर हमारी आ गई। क्या दूरी आ गई या लंबाई की हमने बात करी। तो ये तो हमारी बात हो गई। थोड़ा सा मेंसुरेशन की जानकारी भी होनी चाहिए, बिना उसके संभव नहीं हो सकता है। तो आप थोड़ा करेंगे, धीरे धीरे कोशिश करेंगे। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और बिना कोशिश करने वालों की कभी जीत नहीं होती। और ये सोचते हैं कि थाली में रोटी रखी है और ये थाली में से रोटी टुकड़ा तोड़ करके सब्जी लगा करके मेरे मुंह के अंदर घुस जाए और मुझे चबाना भी ना पड़े, और हमें मशीन से ही अपने आप कट 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 उसको चबा दिया जाए, तो हमें कुछ ना करना पड़े। ये चीजें संभव नहीं है। तो थोड़ा मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। मैं बहुत ज्यादा मेहनत की बात नहीं कर रहा हूं, बस आप रेगुलर 20 मिनट की वीडियो है, 20 मिनट का टाइम दें, पहले उसे 1 या 2 बार देखें, जब उसको नोट करें। नोट करने का पर्पस केवल ये होता है कि आप लोग उसे नोट कर रहे हैं और आपको धीरे धीरे याद हो जाएगा। एक बार नोट करेंगे, फिर एक बार रिवाइज करेंगे, आसानी से हो जाएगा। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट में, विस्थापन की हम बात करते हैं। विस्थापन कैसे निकालते हैं भाई, विस्थापन होता है 2 बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी। हम चल रहे हैं इस तरीके से, लेकिन सबसे छोटा मार्ग हम नाप सकते हैं ए से लेकर के बी तक, बराबर होगा ए बी, यानी व्यास होगा, और व्यास की वैल्यू कितनी है 2 मीटर। तो 2 मीटर हमारा विस्थापन आ गया। तो इस तरीके से हमने दोनों ही वैल्यूज निकाली। अब आप इसमें देखेंगे कि मैंने आपको बताया कि अगर वक्र पथ है तो उस अवस्था में वस्तु द्वारा जो चली गई दूरी होती है वो अधिक होती है और विस्थापन की वैल्यू कम होती है, क्योंकि विस्थापन में तो हमें शॉर्टकट मारना है, छोटे से पथ पर चलना है। तो
तो इस तरीके से आज हमने एक टॉपिक, 2 टॉपिक किए हैं, साथ में कुछ एक न्यूमेरिकल को डिस्कस किया है, कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं। तो आप लोग प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये बात निश्चित है। आप क्या करें, बस आपको करना ये है कि आप लोग वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक देखें, मेरे पे भरोसा रखें और साथ में मेरे साथ बने रहें। नेक्स्ट टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे। तो वीडियो कैसी लगी, कहां आपको प्रॉब्लम आई, सब चीज के बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट नहीं करते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। टीचर को भी प्रमोशन चाहिए, टीचर को भी एक ऐसी फीडबैक चाहिए जो कि और उससे बेटर कंटेंट मिल सके। केवल वीडियो देखना, और ये ध्यान रखिए वीडियो नहीं देखोगे तो नुकसान अपना ही करोगे। तो इस तरीके से वीडियो मेरे साथ बने रहिए। नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।